आज हम लोग करेंगे फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये चैप्टर लिखा है अनीस जंग ने। यहाँ पर ऑथर के बारे में दिया है, थोड़ा सा हम ऑथर के बारे में देख लें। अनीस जंग 1964 वॉज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। तो अनीस जंग का जन्म हुआ था राउरकेला में, और उनका जो चाइल्डहुड, जो बचपन है, और एडोलसेंस एज मतलब होती है जो टीन एज होती है, वो उनकी हैदराबाद में उन्होंने अपना ये समय व्यतीत किया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो हैदराबाद में पूरी करी, और उसके बाद फिर वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। दोनों उनके माता पिता राइटर्स थे। अनीस जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और उन्होंने अपने लेखक का जो करियर है, राइटर का जो करियर है, वो हिंदुस्तान में ही शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट और मेजर फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो अनीस जंग ने एडिटर के रूप में, कॉलमनिस्ट के रूप में बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स हैं, मेजर न्यूज़पेपर्स हैं जो इंडिया के, हिंदुस्तान के और अब्रॉड के, विदेशों के भी, वहाँ पर उन्होंने काम किया है एडिटर और कॉलमनिस्ट के रूप में। तो न्यूज़पेपर्स में जो मुख्य भूमिका होती है किसी भी न्यूज़पेपर को पब्लिश करने की, उसका जो सबसे चीफ जो पोजीशन होती है वो होती है एडिटर की। और जो कॉलमनिस्ट होते हैं, कॉलमनिस्ट एक्चुअली वो वर्किंग नहीं होते उसमें, न्यूज़पेपर में। कॉलमनिस्ट उनको कहा जाता है जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, या जो अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोग होते हैं, तो वो कॉलम्स लिखते हैं न्यूज़पेपर में, उनको कॉलमनिस्ट कहा जाता है। तो दोनों प्रकार से इन्होंने काम किया न्यूज़पेपर में। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये उनकी एक पूरी किताब का नाम है, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट, मतलब एक तरह से सारांश कुछ लिया गया है इस किताब से, जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। हियर शी एनालाइजेज the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation। अब ये जो लाइन है, ये हमें पूरे इस किताब का निचोड़ दे देती है। तो यहाँ पर इस पूरी बुक में, या जो चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने एक एनालाइज किया है, क्योंकि एक राइटर थी तो पूरे हिंदुस्तान में वो घूमती थी, रिपोर्टर का काम करती थी, तो पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के उन्होंने जो चीज़ एनालाइज की है, ग्राइंडिंग पावर्टी, क्या एनालाइज किया है यहाँ पर उन्होंने? ग्राइंडिंग पावर्टी। ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, ठीक है। तो जो बहुत दयनीय स्थिति की जो गरीबी है, उसको यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। एंड ट्रेडिशंस, ट्रेडिशन जो व्यवहारिकता है, ठीक है, जो रिवाज है, जो परंपरा है गरीबों की, उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी है। विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। और ये जो दोनों चीज़ें हैं, एक ग्राइंडिंग पॉवर्टी और दूसरी जो ये ट्रेडिशंस हैं, इन दोनों ने बच्चों के जीवन को किस प्रकार से एक्सप्लॉइट किया है, उसको बर्बाद किया है, ये इन्होंने इस चैप्टर्स में यहाँ पर दिखाया है। पहली जो स्टोरी है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। ये स्टोरी है साहिब के बारे में। साहिब एक छोटा सा बच्चा है जो कि रैक पिकर्स का काम करता है, कबाड़ बीनने वाले जो बच्चे होते हैं उस तरीके का काम करता है वो। और वो जहाँ पर लेखिका रहती है उसके आसपास ही आकर वो अपने और दोस्तों के साथ आकर वो कचड़ा बीनता है।
तो यहाँ पर साहिब की जो स्टोरी है या इस प्रकार के जो बच्चों की स्टोरी है, यहाँ पर लेखिका ने उठाने की कोशिश करी है और उनकी दयनीय स्थिति को बताने की कोशिश करी है और आग्रह किया है सभी बुद्धिजीवियों से और जो पावरफुल लोग हैं इस देश के, कि उनके लिए आगे बढ़ें और कुछ करें। चलिए हम स्टोरी देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर्स में हमें जो सीखने की चीज़ है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स, कैसे रीडिंग करनी है, प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए, उच्चारण शब्दों का कैसे करना है। दूसरा जो वर्ड मीनिंग्स है, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स है वो भी मैं बताता जाऊंगा, उसे भी ध्यान देना है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है चैप्टर का या जिस प्रकार से जो थिंकिंग एबिलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, बीच बीच में मैं उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। वैसे तो एमपी बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर थिंकिंग एबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें एमपी बोर्ड और सीबीएसई के दोनों को बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. लेखिका बोलती है कि मैंने उससे पूछा साहेब से, वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? किससे पूछा? आई आस्क्ड साहेब whom I encounter every morning, जिससे वो हमेशा, एनकाउंटर मतलब मिलना, हर सुबह वो मिलती है, क्या करते हुए पाती है उसे? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, जो उसके नेबरहुड में, पड़ोस में गार्बेज डंप्स मतलब कूड़े का ढेर जो लगा रहता है, वहाँ पर वो कुछ खोजते हुए, स्क्राउंजिंग मतलब खोजते हुए पाती है उसे, और वो इस तरीके से खोज रहा होता है कि जैसे वो उसमें सोना खोज रहा है। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब यहाँ पर थोड़ा सा साहेब के बारे में बता रही हैं कि साहेब ने जो अपना घर है बहुत वर्षों पहले छोड़ दिया है, सेट एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो कि उसका घर कहाँ था? ढाका की जो हरे हरे खेत हैं उनके बीच में, एमंग, एमिडिस्ट मतलब एमंग, उसके बीच में था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, तो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। तो मतलब ये जो परिवार है साहेब और उसके साथ के जो उसके दोस्त हैं, बाकी और भी जो लोग मिलेंगे, ये सब लोग कहाँ से माइग्रेट होकर आए हैं? बांग्लादेश से। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और ये अभी बहुत वर्षों पहले की बात नहीं है, अभी कुछ वर्षों पहले की ही बात है। मतलब उन्हें अभी ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में ताज़ा हैं कि अपने खेतों को, अपने घर को किस प्रकार से छोड़ के आए हैं। There were many storms that swept away their field and homes, his mother tells him. अब साहिब को तो याद नहीं है, लेकिन उसकी माँ ये सारी बातें बताती हैं कि वहाँ पर बहुत बड़े तूफ़ान आए, बहुत मैनी स्टॉर्म्स आए, तूफ़ान आए, दैट स्वेप्ट अवे, जो कि एक झोंके की तरह उनके जो फील्ड थे, जो उनके घर थे, उनको उड़ा के ले गए। दैट्स वाई they left looking for gold in the big city where he now lives, और इसीलिए अब वो यहाँ पर बड़े शहर में आके रह रहे हैं। किस लिए? लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, गोल्ड की तलाश में, सोने की तलाश में। अब इसको मैं आगे समझाता हूँ कि वाकई वो सोने की तलाश में थे, गोल्ड की तलाश में थे, या गोल्ड का मतलब इधर क्या है, आगे हम इसको देखते हैं। I have nothing else to do, he mutters looking away. अब ये जवाब है उसके इस सवाल का जो उसने यहाँ पर पूछा है, वाई डू यू डू दिस, ठीक है। और इसके बाद तो इसने साहिब के बारे में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर उसका आंसर है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कुछ भी नहीं है। मटर्स मतलब अपने आप में बुदबुदाता है और इधर उधर देखने लगता है। गो टू स्कूल आई से ग्लेबली, और यहाँ पर वो बोलती है गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे? आई से ग्लेबली, ग्लेबली मतलब कि बिना कुछ ध्यान दिए हुए, बस ऐसी कहने के लिए उसने कह दिया।
रियलाइजिंग इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और तुरंत उसे इस बात का एहसास हुआ, रियलाइजिंग इमिडिएटली, इमिडिएटली मतलब तुरंत उसे इस चीज़ का एहसास हुआ, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और उसकी जो एडवाइस थी उसको वो कितनी खोखली थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। साहब जवाब देता है कि उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है और जब वो बन जाएगा तो वो जाएगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, यस ही सेज स्माइलिंग प्राउडली। और ये बोलती है, लेखिका बोलती है, इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, और अगर मैं एक स्कूल शुरू करती हूँ तो क्या तुम आओगे। आई आस्क हाफ जोकिंग, और ये भी ये मजाक के लहजे में ही बोलती है, अभी ये अभी सीरियस नहीं है इस चीज़ के लिए, सिर्फ ये जानने की इच्छुक है कि क्या इसके मन में, इस बच्चे के मन में स्कूल जाने की इच्छा है कि नहीं है। इस चीज़ को जानने के लिए वो ये बात बोलती है। और साहब बोलता है हाँ, और खुशी से बोलता है, स्माइलिंग ब्रॉडली। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिन के बाद ही साहब उसके पास दौड़ता हुआ आता है और पूछता है, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट। और अब उसको, अब बच्चे को बहलाना फुसलाना है, क्योंकि उसने तो सही मान लिया है, ये बात उसने सही मान ली है कि ये स्कूल खोलेंगे और मैं स्कूल में एडमिशन लूँगा। अब यहाँ पर बच्चे को बताने की कोशिश करती है, साहब को बताने की कोशिश करती है कि स्कूल बनने में बहुत समय लगता है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, बड़ा लंबा समय लगता है। और अब ये कहते हुए उसे एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है। आई से एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, क्योंकि एक ऐसा प्रॉमिस था ये जो कि एक्चुअली पूरा नहीं होना था, इसलिए उसे एम्बेरस फील हो रहा है। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन उसके जीवन में, उसके जो धुंधला जीवन है, ब्लीक मतलब धुंधला जीवन, ऐसे उसके जीवन में इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, और कई महीने के बाद जब वो उसको जान जाती है तो एक दिन उससे उसका नाम पूछती है, और उसका नाम क्या है, साहिब आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, और वो अपने नाम का अर्थ नहीं जानता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और उसके नाम का अर्थ क्या है, साहिब आलम का अर्थ क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और अगर वो इस अर्थ को जानता, इस अपने नाम के अर्थ को जानता, इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग he would have he would have a hard time believing it, तो वो उसके ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करता। unaware of what his name represents, क्योंकि वो अनअवेयर है, उसको जानकारी नहीं है उसका नाम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है। he roams the streets with his friends, वो गलियों में इधर उधर अपने मित्रों के साथ घूमता है। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon, किस तरीके से घूमता है, एक आर्मी की तरह, बेयरफुट नंगे पैर, छोटे बच्चे वो एक आर्मी की तरह आते हैं, मतलब एक ग्रुप में आते हैं, नंगे पैर सारे बच्चे आते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे मॉर्निंग बर्ड्स अपीयर हुए हैं। अपीयर आना, तो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह अपीयर होते हैं, क्योंकि हमने देखा इस चीज़ को, जो कूड़ा बीनने वाले लोग, बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, वो एकदम सुबह सुबह आते हैं, जैसे सुबह सुबह चिड़ियाँ आती हैं, चहचहाती हैं, उसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे मॉर्निंग बर्ड्स की तरह आते हैं। एंड डिसअपियर एट नून, और नून मतलब 12 बजे, लेकिन ये उसके पहले ही, जैसे चिड़िया धूप जब कड़ी होने लगती है उसके पहले ही गायब हो जाती हैं चिड़िया, इसी तरीके से ये बच्चे भी डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और एक महीने में मैं उनको सबको अच्छे तरह से पहचान गई थी। रिकॉग्नाइज सबको जानना, पहचानना, पहचान चुकी थी ये लेखिका। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, और एक दिन एक से पूछती है ये कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, और उसने बड़ी शालीनता से
इसका जवाब दिया कि मेरी माँ शेल्फ से चप्पल निकालती ही नहीं। तो दूसरा जो खड़ा हुआ है, इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। और एक जो दूसरा बच्चा है जो खड़ा हुआ उसके बगल से, उसने जूते पहने हुए हैं जो कि आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। मतलब एक किसी और पेयर का शूज़ है, एक किसी और पेयर का शूज़ है, वो उसने पहना हुआ बच्चे ने। और वो जवाब देता है कि अगर इसकी माँ निकाल भी देगी तो ये फेंक देगा। When I comment on it, और जब इसने, लेखिका ने उसके जूतों की तरफ कमेंट किया, he shuffles his feet and says nothing। वो अपने पैर ऐसे पीछे की तरफ छुपाने लगा, शफल्स पीछे की तरफ छुपाने लगा और कुछ नहीं बोला। I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life। और एक जो तीसरा बच्चा है वो बोलता है I want shoes। और ऐसा लगता है कि उसने कभी भी जिंदगी में एक पेयर शूज़ नहीं पहने होंगे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब लेखिका बोलती है कि मैं तो पूरे देश में घूमती रहती हूँ और पूरे देश में घूमते हुए उसने बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर देखा है। इन सिटीज़, ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गाँव में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। और बोलती है ये पैसे की कमी से नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि ये एक क्या है, एक ट्रेडिशन है, एक रिवाज है नंगे पैर रहने का। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये लेखिका नहीं कह रही है, ये एक तरह की एक्सप्लेनेशन है। और ये एक्सप्लेनेशन कौन देता है? दिस एक्सप्लेनेशन इज गिवन बाय ऑल दोज पॉलिटिशियंस के द्वारा, नेताओं के द्वारा इस प्रकार के एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं कि ये पैसे की कमी से नहीं, बल्कि ये बच्चे तो ऐसे ही, ट्रेडिशन इनका रिवाज है, ये नंगे पैर ही घूमते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बाकी और बच्चे हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि ये किसी प्रकार का रिवाज नहीं है। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और यहाँ पर लेखिका खुद भी कहती हैं कि आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, ये एक सिर्फ बहाना है, एक एक्सक्यूज है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। हम अपनी जो गरीबी है, दयनीय स्थिति है जो गरीबी की, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं इस प्रकार की बातें करके। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदुपी वंस टोल्ड मी। ये बोलती हैं कि मुझे एक स्टोरी याद है। उदुपी साउथ इंडिया का एक छोटा सा शहर, वहाँ पर का एक व्यक्ति है जिसने कभी लेखिका को स्टोरी सुनाई होगी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। एक छोटा सा बच्चा जो ओल्ड टेम्पल के पीछे रहता था, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जिस मंदिर में उसके पिताजी पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। और वो उस टेम्पल के सामने थोड़ा सा रुका करता था और हमेशा प्रार्थना करता था एक पेयर शूज़ के लिए, एक जोड़ी जूते के लिए। 30 years later I visited his town and the temple। और 30 साल के बाद जो ये कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है, ये जब उस स्थान पर दोबारा 30 साल के बाद गया तो which was now drowned in an air of desolation। और अब वो जो स्थान है थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब एकांतवास ज़्यादा सा हो गया था, वहाँ पर शांति ज़्यादा थी। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट। और उसके बैकयार्ड में, उसके पिछले हिस्से में, मंदिर के पिछले हिस्से में एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। और वहाँ पर जब उसने देखा तो वहाँ पर कुछ प्लास्टिक की लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ रखी हुई थी। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। और जो यंग बॉय था, एक छोटा सा बच्चा था, वो ग्रे यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़। और उसने जूते और मोजे भी पहने हुए थे। Arrived panting and threw his school bag on a folding bed। पैंटिंग मतलब हाँफते हुए, दौड़ता हुआ वहाँ पर आया और उसने अपने स्कूल बैग, जो फोल्डिंग बेड, वहाँ पर फोल्डिंग चारपाई रखी थी, उसके ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़।
अब इसे 30 साल पुरानी बात याद आती है वहाँ पर, जब वो एक दूसरा पुजारी वहाँ पर रहता था और उसका भी एक छोटा सा बच्चा था जो हमेशा स्कूल जाते वक्त मंदिर के सामने थोड़ी देर के लिए खड़ा होता था और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता था। तो अब उसे याद आता है कि भगवान ने उस छोटे बच्चे की प्रार्थना इस प्रकार से पूरी कर ली है, और ये प्रार्थना कब पूरी हुई है? 30 साल के बाद। मतलब उस बच्चे को तो जूते नहीं मिले, लेकिन आज 30 साल के बाद किसी पुजारी के बच्चे को जूते मिल गए हैं। Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. और छोटे बच्चे जो अब प्रीस्ट के बच्चे हैं या इस तरह के, तो यहाँ पर बताने की कोशिश करी है यहाँ पर लेखिका ने, यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ प्रीस्ट, मतलब एक जो कैटेगरी है, जैसे पुजारी की जो कैटेगरी है, इस तरह के लोगों का जीवन फिर भी अब सुधर चुका है और अब ये इस कदर मतलब कम से कम इतना कमाने लगे हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें, उनको यूनिफॉर्म पहना सकें। लेकिन अभी भी बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे कि मेरे नेबरहुड में रहने वाले रैग पिकर्स, जो कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, कबाड़ उठाने वाले लोग हैं, ये आज भी शूलेस हैं। मतलब इन लोगों की अभी दशा नहीं सुधरी है। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it. Metaphorically. यहाँ पर लेखिका बोलती हैं कि जो उनका लगाव था बेयरफुट रैग पिकर से, उन बच्चों के साथ, तो वो उनके साथ एक दिन सीमापुरी जाती हैं। सीमापुरी एक जगह है दिल्ली में। पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री, प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की बाउंड्री पे है। लेकिन यहाँ पर लेखिका कहते हैं येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, लेकिन ये दिल्ली की बाउंड्री में तो है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत दूर है। मतलब प्रतीकात्मक रूप से, मेटाफोरिकली का मतलब होता है प्रतीकात्मक रूप से। वैसे तो है, एक्चुअली में जगह है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से दूर है। इसको आगे मैं बताता हूँ कि क्यों ऐसा बोला है लेखिका ने इसे। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. ये जो लोग हैं 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आके रहने लगे हैं। स्क्वैटर्स का मतलब होता है अनाधिकृत, इल्लीगल रूप से, बिना परमिशन के। तो ये जो लोग हैं ये सब इल्लीगल रूप से यहाँ पर आके रहने लगे हैं। इनको गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन नहीं मिली है। दे आर नॉट ऑथराइज्ड। ओके, सो दैट इज़ वाई दीज पीपल आर कॉल्ड स्क्वैटर्स, इसलिए इन्हें स्क्वैटर्स कहा गया है। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, और साहिब का जो परिवार है वो भी इन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, और सीमापुरी तब उस समय क्या था? वाइल्डरनेस था। 1971 में वहाँ पर कुछ नहीं था, एकदम वीरान। वाइल्डरनेस मतलब वीरान, कुछ नहीं। इट स्टिल इज, और आज भी वाइल्डरनेस है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। उस समय वाइल्डरनेस था क्योंकि खाली थी ज़मीन, इसलिए वाइल्डरनेस था। लेकिन आज ज़मीन खाली नहीं है, आज यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। लेकिन आज भी इसे लेखिका वाइल्डरनेस ही कहती है, लेकिन एक दूसरे सेंस में। और वो सेंस क्या है? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, क्योंकि जो वाइल्डरनेस है यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति जो है बहुत बुरी है, इसलिए यहाँ पर इसे वाइल्डरनेस कहा गया है। क्योंकि वो कैसे रहते हैं? इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी की झोपड़ियाँ बनाकर, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन, ऊपर जो मिट्टी के जो दीवार बनी हुई हैं, जो झोपड़ियाँ हैं, उसमें ऊपर टीन की चद्दर बिछी हुई है या फिर पन्नी, तारपुलिन। डिवॉइड ऑफ सीवेज, डिवॉइड ऑफ सीवेज मतलब सीवेज जो पानी की निकासी होती है वो कुछ नहीं है वहाँ पर। ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नालियाँ नहीं बनी हुई हैं, और रनिंग वाटर, ना ही पानी पीने की सप्लाई है।
लिव 10,000 रैक पिकर्स, और वहाँ पर 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वो पिछले 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, उनको परमिशन नहीं है सरकार की तरफ से, लेकिन उनको राशन कार्ड प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है, और उनका नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ गया है। तो देखो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप में पॉलिटिशियंस के ऊपर उठाया है कि जो उधर के लोकल पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया है ताकि उनसे वोट ले सकें, लेकिन उनको एक्चुअल में परमिशन नहीं दिलवाई गई है ताकि उनको फैसिलिटीज ना दी जा सके। ऑन वोटर्स लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन बिकॉज दे हैव राशन कार्ड्स, क्योंकि अब उनके पास राशन कार्ड है तो कम से कम वो ग्रेन्स खरीद सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और उनका भी मानना ये है कि खाना जीने के लिए ज़रूरी होता है, आइडेंटिटी कार्ड जीने के लिए ज़रूरी नहीं होता है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, और एक महिला जो कि फटी पुरानी, टैटर्ड मतलब फटी पुरानी साड़ी जो पहने हुई है, वो बोलती है इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी में अगर वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवार को भरपेट भोजन दे सकें, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और बिस्तर में जाके बिना पेट दर्द के सो सकें, मतलब भूखे पेट सोएंगे तो पेट दर्द होगा, और खाना खा लेंगे तो पेट दर्द नहीं होगा, तो इसलिए बोला है विदाउट एन एकिंग स्टमक, एकिंग मतलब दर्द होना। वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, तो इसलिए वो ज़्यादा पसंद करेंगे ऐसे स्थान पर, बशर्ते कि अपने स्थान पर ढाका में जहाँ पर उनके पास भोजन नहीं है। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब उन्होंने ये पूछा, ये उस चीज़ का आंसर था जब उन्होंने पूछा कि वो ढाका को छोड़ के, इतना सुंदर जगह जहाँ पर उनके पास खेत थे, मकान थे, उस जगह को छोड़ के क्यों आए, तो उस महिला ने ये उत्तर दिया था। Wherever they find food, they pitch their tents that become transit homes, और उनको जहाँ पर भी भोजन मिलता वहीं पर वो अपना they pitch their tents, पिच मतलब गड्ढा खोद के वहीं पर अपना तंबू तान देते थे। ट्रांजिट होम मतलब कि तंबू जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला जा सके, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट होम। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे वहीं पर बड़े हो रहे हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके जीने का सहारा बन रहे हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, अब वहाँ पर उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है सीमापुरी में, वहाँ पर सर्वाइवल का मतलब ये है, जीवन यापन का मतलब ये है रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और कई वर्षों से वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो जब हम कई वर्षों से कोई ये काम करते हैं तो उसमें माहिर हो जाते हैं, तो वो लोग भी माहिर हो चुके हैं इसमें, इस कला में एक ये कला का रूप ले लिया है। यहाँ पर लेखिका ने इसे फाइन आर्ट कहा है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, और अब ये देखिए जो पहले शब्द उसने इस्तेमाल किया था गोल्ड का, तो क्या है ये जो गार्बेज है, गार्बेज मतलब कूड़ा, कूड़ा उनके लिए सोने के समान है, गोल्ड की तरह है। क्यों? इट इज़ देयर डेली ब्रेड, क्योंकि ये क्या देता है उनको, रोज की रोटी देता है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, सिर के लिए छत देता है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, चाहे वो बहता हुआ रूफ ही हो, मतलब पन्नी का रूफ है ऊपर, तो पन्नी बारिश में बहती चूती है, तो चाहे वो चू रही हो, लेकिन किसी प्रकार की छत तो है। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए कहीं उससे ज़्यादा है ये। क्यों ज़्यादा है? अच्छा, एक चीज़ का आंसर मैं यहाँ पर और दे दूँ। यहाँ पर सीमापुरी के बारे में जब उन्होंने बताया, सीमापुरी प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। माइल्स अवे फ्रॉम इट इसलिए यहाँ पर इसको बोला है क्योंकि हमने यहाँ पर सीमापुरी के दशा के बारे में जाना कि वो उसकी स्थिति कैसी है, वहाँ पर लोग कैसे किस प्रकार से रहते हैं,
और दिल्ली में क्या फैसिलिटीज़ है, दिल्ली में जो लोग रहते हैं वहाँ पर किस प्रकार से वो लोग रहते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसीलिए लेखिका ने इसको बोला है बशर्ते दिल्ली में है लेकिन फिर भी माइल्स अवे है, मतलब माइल्स अवे इन द नेम ऑफ फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ के रूप में सीमापुरी दिल्ली से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पर इसने मेटाफोरिकली बोला है। अच्छा, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। कैसे मोर है, बच्चों के लिए कैसे ज़्यादा है, देखो। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. यहाँ पर साहिब बोलता है कि कभी कभी उसे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। His eyes lighting up, और ये बोलते हुए उसकी आंखों में चमक सी दिखती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, अब क्योंकि जो कॉइन होता है सिल्वर की तरह चमकता है, एक्चुअली में सिल्वर नहीं है लेकिन चमकता है उस तरीके से, ठीक है। और जब कभी बच्चे को वहाँ पर एक छोटा सा सिक्का है, सिल्वर कॉइन वो जो मिलता है, तो कभी भी उसको स्क्राउंजिंग, मतलब उसको ढूंढने में, कूड़े को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ता वो। यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, क्योंकि वहाँ पर फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर एक आशा होती है और भी मिलने की। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. तो एक तरह से उनके लिए गेम भी है, ठीक है। बच्चों के लिए तो ये उनसे जो पेरेंट्स के लिए है वो दैट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, सिर्फ एक जीने का सहारा है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए वो उससे कहीं ज़्यादा है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, क्योंकि बच्चों के लिए किस प्रकार से है, रैप्ड इन वंडर। रैप्ड मतलब लपेटा हुआ, आश्चर्य में लपटा हुआ, क्योंकि अब कूड़े का ढेर है उसमें वो ढूंढते रहते हैं, तो एक तरह का आश्चर्य है कि शायद 1 रुपए का सिक्का मिल जाए, शायद 10 रुपए का नोट मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पर लेखिका ने इसे बोला है रैप्ड इन वंडर। फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीने का एक सहारा है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. और एक सर्दी की सुबह, विंटर मॉर्निंग, साहिब को उसने एक फेंस्ड गेट, फेंस्ड मतलब जिसमें बाउंड्री बनी हो, ऐसे गेट के सामने वहाँ पर खड़े हुए देखा, और वो एक क्लब था, क्लब जहाँ पर बड़े लोग खेलने आते हैं। वहाँ पर वो देखता है वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, 2 यंग मैन हैं जो सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और टेनिस का गेम खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम ही हम्स, और वो बोलता है कि उसे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और फेंस के बाहर से, तार की फेंसिंग है, तार की बाउंड्री है, और वहाँ से वो बाहर से वो गेम देख रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, और वो बोलता है कि जब अंदर कोई नहीं होता तो फिर वो अंदर जाता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और वहाँ पर झूला लगा है, स्विंग लगा हुआ है, झूला लगा हुआ है, और गेट कीपर उसे अलाउ कर देता है अंदर जाने के लिए, और वो उसमें झूले में जाकर झूलता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, और यहाँ साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो कि बड़े अजीब लग रहे हैं, लुक स्ट्रेंज, अजीब लग रहे हैं, ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो क्योंकि उसने जो शर्ट पहनी हुई है, जो निक्कर पहनी हुई है, शॉर्ट्स पहना हुआ है, वो डिस्कलर्ड है, उसका कलर उड़ चुका है। समवन गेव देम टू मी, और वो बोलता है, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने चुराया नहीं है, किसी ने उसे दे दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, और उन जूतों को देख के ही लगता है कि डिस्कार्डेड शूज़ हैं, किसी धनी लड़के ने वो जूते फेंक दिए होंगे। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर दैम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि एक जूते में होल हो गया है, छेद हो चुका है, और इसलिए उसने उनको रिफ्यूज़ कर दिया होगा, नकार दिया होगा पहनने के लिए, और इसलिए उसे मिल गए हैं। डज नॉट बॉदर हिम फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट,
और इससे उसे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें एक में छेद भी है जूते में, तब भी उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा नंगे पैर चला है। इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, और एक छेद के साथ जूता उसे मिल गया है, और इससे उसका जो ड्रीम है कम से कम वो पूरा हुआ जूते पहनने का। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस गेम की तरह आज वो देख रहा है, जिस गेम की तरफ वो देख रहा है, ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, इतनी तल्लीनता के साथ, वो उसके से कहीं दूर है, आउट ऑफ हिज रीच, मतलब वहाँ तक वो कभी भी नहीं पहुँच सकता। क्योंकि जो टेनिस गेम है, लॉन टेनिस गेम है, वो बहुत अमीरों का गेम है, इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला लेखिका ने। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, जहाँ पर दूध मिलता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में क्या है, स्टील का कैनिस्टर है, स्टील की केतली है, जो चाय वाली केतली होती है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। अब वो लेखिका से बताता है कि अब वो एक टी स्टॉल में काम करने लगा है, और उंगली से दर्शाता हुआ कि उस तरफ है, पॉइंटिंग करता हुआ कि उस तरफ है, और बताता है कि 800 रुपये उसे महीने का मिलता है, और दिन भर का भोजन भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, और लेखिका उससे पूछती क्या उसे नौकरी पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसके चेहरे से जो केयर फ्री लुक था, केयर फ्री लुक मतलब बिना टेंशन के काम करना, बिना चिंता मुक्त जो चेहरा था, वो कहीं जा चुका है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली, जो प्लास्टिक बैग है, जो प्लास्टिक के बोरियां होती हैं, वो कितनी हल्की होती हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर जो स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, और जो प्लास्टिक बैग है जब वो भर जाता है कूड़े से तो कितना भारी हो जाता है, और स्टील कैनिस्टर उसके मुकाबले बहुत हल्का लगता है। लेकिन यहाँ पर लेखिका बोल रही है कि उसका जो स्टील कैनिस्टर है, जो छोटी सी चाय की केतली है, वो उस प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा भारी लग रही है। Then the plastic bag he would carry over his shoulder, उस प्लास्टिक बैग से जो अपने कंधों पर उठाता था। The bag was his, the canister belongs to the man who owns the tea shop. ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि जो बैग था वो उसका अपना था, जो प्लास्टिक बैग था वो उसका अपना था, जो एक कैनिस्टर है ये उस चाय की जो दुकान का मालिक है ये उसका है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब आज साहिब अपना मास्टर स्वयं नहीं है, अब वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, और इसीलिए जो उसका केयर फ्री लुक है, चिंता मुक्त चेहरा है, वो अब कहीं गायब हो चुका है। अब उसके चेहरे में एक टेंशन झलक रही है। पहले वो स्वयं का अपना काम करता था, लेकिन अब किसी और के लिए काम करता है। इसीलिए यहाँ पर लेखिका ने उसके जो स्टील कैनिस्टर है, जो कि काफ़ी हल्का होता है, उसको ज़्यादा हैवियर बताया है, और बशर्ते उसके प्लास्टिक बैग के। तो इसकी पहले स्टोरी जो है ये एक्सप्लेन कर दी है मैंने। अब इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो बाकी जो और में वीडियो हैं उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल जाए। ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा।